हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में हम सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। सो विद दिस एमसीक्यूज़ आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड एक्चुअली आप सभी को एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे इन योर एग्ज़ाम। ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। सो विद इन दिस कोर्स आप सभी को रिसर्च एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सारे यूनिट्स के ऊपर कंप्लीट कोर्स मिलता है। सो विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग डाउ डेट 2023 इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके 400 एमसीक्यूज इसी में से ही कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग डाउ डेट 2023 एग्जाम को तो क्वालिफाई करो ही, बट उसी के साथ आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे। फाइन। सो अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो देन दोज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। ओके, देन उसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वो भी देख सकते हो एंड दे भी सकते हो। फाइन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो यहाँ पे आपको दो सेट्स दिए हैं, सेट 1 एंड सेट 2। सो सेट 1 में है रिसर्च टाइप्स एंड सेट 2 में है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट अस फोकस ऑन सेट 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च, देन इवैल्यूएटिव रिसर्च। सेट 2 में है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें है फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियरी बिल्डिंग, improving an existing situation through use of interventions, then exploring the possibility of a theory for use in various situations, then enriching technological resources. सो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल रिसर्च जो है दिस इज़ नथिंग बट द बेसिक रिसर्च एंड इसमें हम सभी लोग पर्टिकुलर लॉ को या फिर प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं जो कि पहले कभी भी डिस्कवर नहीं हुआ था, एंड दैट्स वाई फंडामेंटल रिसर्च विल गो फॉर सेकेंड ऑप्शन, that is developing an effective explanation through the theory building. So here effective explanation is nothing but the law or principle. So basically आप यहाँ पे law या फिर principle को develop करते हैं, okay, and you develop after theory building, मतलब theory को build करने के बाद develop करते हो। अप्लाइड रिसर्च इज़ द टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च। सो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च में हम सभी लोग प्रिंसिपल या फिर लॉ या फिर थियरी को हमारे रिसर्च में अप्लाई करते हैं, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर बी इज़ 4, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थियरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस, यानी कि आप थियरी को वेरियस सिचुएशंस में यूज़ करते हो। एक्शन रिसर्च इज़ नथिंग बट द रिसर्च जिसमें हम सभी को इमीडिएट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं फॉर आर इमीडिएट प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई दिस विल गो फॉर थर्ड, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस। सो बेसिकली जो सिचुएशंस पहले ही मौजूद होती है वहाँ पे उसी सिचुएशन को हम सभी लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड वी इम्प्रूव दोज सिचुएशंस थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस। सो हियर इंटरवेंशंस का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ प्रकार के एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ तो चीज़ें आप यहाँ पे करते हो। एंड इवैल्यूएटिव रिसर्च का मतलब होता है कि बेसिकली आप इवैल्यूएट द कॉजेस
और बेसिकली आप इवेल्युएट द causes of the effects. Okay, and that's why here the correct answer is first, finding out the extent of perceived impact of an intervention. यानी कि जो इफेक्ट आपको मिला है वो इफेक्ट आपको कितने एक्सटेंट तक मिला है, सो कितने कॉजेस वहाँ पे हो चुके हैं एंड बिकॉज ऑफ दोज कॉजेस आपको वो सारे इफेक्ट्स मिले हैं. सो बेसिकली यहाँ पे आप इवेल्युएट करते हो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को. ओके, and that's why here the correct answer is 1, because देखो A will go for second, B will go for 4 and C will go for 3 and D will go for 1. In which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? So इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें एक्चुअली हम सभी लोग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा नर्चर करते हैं, मतलब विच इज़ एग्जैक्टली रिलेटिवली ग्रेटर देन अदर एक्टिविटीज़. फाइन. सो प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, यानी कि हम सभी लोग जब रिसर्च समरी प्रिपेयर करना चाहते हैं तब, देन प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, देन पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, देन पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप. So students, the correct answer for this is 4, because workshop में actually हमें जो भी कुछ सिखाते हैं वो सब चीज़ें, वो सब एक्टिविटीज़ हम खुद करके भी देखते हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी भी रिसर्च वर्कशॉप में जाते हैं एंड वहाँ पे अगर हमें कुछ ना कुछ चीज़ अगर सिखाई है, okay, then after that they will provide you the material and you need to perform those activities. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक्चुअली आपको क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड दैट्स वाई क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को हम बहुत नर्चर भी करते हैं, ओके, देन अदर एक्टिविटीज़, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. In qualitative research paradigm, which of the following features may be considered critical? So क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम में इनमें से कौन सा फीचर और इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो हम लोग क्रिटिकल मानते हैं. ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम इज नथिंग बट क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, मतलब किस अप्रोच के साथ आप क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हो. सो लेट अस सी ऑप्शंस. डेटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, sampling design with probability sample techniques, data collection with bottom up empirical evidences. So data collection with bottom up का मतलब होता है कि आप bottom से शुरुआत करते हो and then you go towards up, and empirical evidences यानी कि the evidences which are really very truthful, which are really real, and actually आपको ये सारे evidences observation and काफ़ी सारे measurement करने के बाद मिले हैं. And data gathering to take with top down systematic evidences. So top down is nothing but आप टॉप से शुरुआत करते हो and you go to the or you go to the down. Fine. So the correct answer for this is 3. So let me tell you that जब भी qualitative research approach की बात आती है then हमेशा it includes the inductive approach. ओके, सो दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. सो जब भी इंडक्टिव अप्रोच होता है इट एक्चुअली ऑकर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च. सो इसका मतलब होता है कि आप इंडक्टिव अप्रोच से आप थियोरी को डेवलप करते हो, एंड दैट्स वाई जब भी आप थियोरी को डेवलप करना चाहते हो देन ऑब्वियसली आपकी जो शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन की वो बॉटम से होती है. यानी कि बॉटम का मतलब होता है कि आपकी जो शुरुआत होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, एंड बाय व्यूइंग द ऑब्जर्वेशंस देन यू डेवलप द थियरी. सो बेसिकली यू गोज फ्रॉम बॉटम, बेसिकली यू गो फ्रॉम बॉटम टू अप, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3rd. बिकॉज अगर 4th ऑप्शन यहाँ पे आता है देन ऑब्वियसली 4th ऑप्शन इज रिलेवेंट टू व्हाट, डिडक्टिव अप्रोच. ओके, डिडक्टिव अप्रोच, एंड डिडक्टिव अप्रोच ये हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है. फाइन, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3. Which of the following are the characteristics of a seminar? देखो आपको यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं एंड इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं those are relevant with seminar. So it is a form of academic instruction,
It involves questioning, discussion and debates. It involves large groups of individuals. It needs involvement of skilled persons. देखो सेमिनार जो है सेमिनार में काफ़ी सारे लोग होते नहीं है. सो सेमिनार में एग्जैक्टली एक पर्सन होता है जो बोलता है, मतलब वो प्रेजेंट करता है वॉट एवर इंफॉर्मेशन ही और शी वांट्स टू प्रेजेंट, एंड बाकी के सब ऑडियंस होते हैं. बट ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, ऐसे ही लोग होते हैं कि जिनको उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक के ऊपर वो सेमिनार अरेंज किया हुआ है. Okay, and that's why the correct answer for this is 4, A, B and D, because it is a form of academic instruction. बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, उनको सेमिनार देने पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर डिग्री, एंड दैट्स वाई एक्चुअली दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ academic instruction. Then it involves questioning, discussion and debates. Yes, so सेमिनार होने के बाद ऑडियंस क्वेश्चंस पूछता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी सारे डिबेट्स भी किए जाते हैं. एंड द डी इज इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स. राइट, स्किल्ड पर्सन्स का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सेमिनार अरेंज किया है, उस टॉपिक के ऊपर उन सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर इन द सेमिनार. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी, ए, बी एंड डी. नेक्स्ट इज द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर. देखो रिसर्चर के इसेंशियल क्वालिटीज क्या होने चाहिए. स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, मतलब उसके पास उतना उतना करेज होना चाहिए ताकि वो फ्री इंक्वायरी कर सके. Reliance on observation and evidence, then systematization or theorizing of knowledge, and all of the above. So students, the correct answer for this is 4, because ये सारे के सारे essential qualities है रिसर्चर के, because रिसर्चर के पास उतना स्पिरिट होना चाहिए ताकि वो फ्री इंक्वायरी कर सके. एज वेल रिसर्चर शुड ओनली रिलायबल ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, बिकॉज उसके बिना तो वो रिसर्च अप्रूव नहीं कर पाएगा. एंड एज वेल ही शुड नो कि हाउ टू यूज हिज नॉलेज, ओके, ताकि वो नॉलेज को सिस्टमटाइज कर सके, ताकि वो नॉलेज का इस्तेमाल थियरी को बनाने में कर सके. राइट, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4. Which of the following phrases is not relevant to describe the meaning of research as a process? So इनमें से कौन से phrases और कौन सी phrase ऐसी है जिसका इस्तेमाल आप सभी लोग research as a process, okay, इसको बताने के लिए नहीं कर सकते हो. Systematic activity, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. देखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन फेयरली कर रहे हो. ट्रायल एंड एरर, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज अ प्रोसेस हमें बताना है. राइट, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये कोई भी प्रोसेस नहीं है. इट्स ओनली अ फ्रेज जिसका मतलब ये है कि अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन. राइट, बट सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ओके, दिस फ्रेज डिस्क्राइब्स द प्रोसेस. राइट, ट्रायल एंड एरर ये भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है. राइट, a common test in research demands much priority on. So जब भी हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं, देन कॉमनली सभी टेस्ट्स किस पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड करती है. वेदर दे डिमांड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है व्हाट, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी. राइट, देन यूजेबिलिटी, मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट का, उस पर्टिकुलर चीज़ का यूजनेस कितना है, हाउ इट इज़ यूजफुल. देन ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हाउ इट इज़ अनबायस्ड. राइट, एंड ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज 4 एज यूजुअल, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड एज वेल वैलिडिटी इज एज वेल इम्पॉर्टेंट, जिसका मतलब होता है एक्यूरेसी. Okay, and that's why common test in research demands all of these
थिंग्स, जैसे कि रिलायबिलिटी को भी डिमांड करता है, यूजेबिलिटी को करता है, ऑब्जेक्टिविटी को करता है, एंड एज वेल एक्यूरेसी को भी करता है. ओके, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, देखो साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी एम्पिरिकल. देखो एम्पिरिकल का मतलब होता है कि विथ एविडेंस, एंड ये एविडेंस हमें ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट के साथ मिलता है. थियोरेटिकल यानी कि विच इज रिलेवेंट टू थियोरी, देन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज 4 बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च के ये तीनों भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट. बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च में हम सभी लोग साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं, एंड दोज साइंटिफिक मेथड्स एक्चुअली आर एम्पिरिकल, दोज आर theoretical, those are experimental, right, and that's why the correct answer is 4. The depth of any research can be judged by, okay, so किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, अगर हमें उसकी डेप्थ जाननी है, इफ़ यू वांट टू जज द डेप्थ, देन आप कैसे करोगे. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टाइटल ऑफ द रिसर्च को देख के, या फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को देख के, या फिर रिसर्च के ऊपर आपने कितना एक्सपेंड किया है उसके ऊपर, एंड एज वेल ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. So the correct answer for this is second, that is objective of the research, right. Objectives of the research are nothing but the aims of the research, and that's why जब भी आप aims of the research को पढ़ते हो, या फिर जब भी आपको लगता है कि these are the aims of the research, then obviously researcher उन particular aims को address करने की कोशिश करता है research में, right. And that's why if you want to judge any research depth, then obviously you will read the aims first, right, and that's why the correct answer is second. Which of the following statements is correct? So इनमें से कौन सा statement सही है? Objectives of the research are stated in first chapter of the thesis. मतलब आप research के objectives thesis के first chapter में बताते हो. Research must be और must possess analytical ability, मतलब सॉरी रिसर्चर must possess analytical ability. सो ये तो सही है कि रिसर्चर के पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो एनालिसिस कर सके, मतलब ही विल डू द डेटा एनालिसिस. ओके, एंड वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, and all of the above. So students, the correct answer for this is 4. It's true, right, because all of the sentences are correct, or all of the statements are correct, because objectives of research are stated in first chapter of the thesis, right. So जब भी आप thesis लिखते हो, then obviously आपके जो objectives होते हैं वो हमेशा पहले ही chapter में आते हैं. ऐसा नहीं है कि वो बाद में second या फिर third chapter में आते हैं, ऐसा नहीं है. Basically it actually comes at the first, right. Then researcher must possess analytical ability, ये तो हमने देखा. Variability is the source of problem. So variability का मतलब होता है कि the things which has lot of variations, right, and because of these variations actually हमें research problem मिलता है. because there are variations हमें research problem मिलता है, and that's why variability is the source of problem, which is a correct statement, right, and that's why the correct answer is 4. Okay, so students, thank you for watching this video. I hope all of you understood कि characteristics of research के ऊपर किस प्रकार के questions exams में पूछे जाते हैं. So in tomorrow's session we are going to see what are the types of research, and हम लोग basically types of research पे काफ़ी सारे MCQs देखेंगे. Fine.